देखो, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ इधर देखो सब। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ठेका। ठेका मतलब जो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है ना, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट से यहां पर मतलब है। देखो, एक मान लो मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो काहे का काम करते हैं? बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ये सब बनाने का इनका काम है। एक मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई को एक बिल्डिंग बनवानी। मिस्टर वाई को एक बिल्डिंग बनवानी, और मिस्टर वाई को पता चला कि मिस्टर एक्स ये काम करते हैं, तो उन्होंने मिस्टर एक्स को कांटेक्ट किया कि ये मेरे को बिल्डिंग बनवानी है और मेरा जो बजट है 50 लाख रुपए का बजट है। मेरे को मतलब जो बिल्डिंग बनवानी है इतने बड़े एरिया में, ऐसी बिल्डिंग, तो 50 लाख रुपए मेरा बजट है, इतना मैं आपको पे करूंगा अगर आप बना के दोगे तो। मिस्टर एक्स एग्री हो गए और इन्होंने काम चालू कर दिया। तो यहां पर मिस्टर एक्स को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर एक्स को क्या नाम दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर एक्स कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। और मिस्टर वाई जो है, इनको नाम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। मतलब जो काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करके देगा, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। और जिसको कंस्ट्रक्शन करवाना है वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। तो मैं आगे चल के कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ो, मतलब मैं COR बोलूंगा और इसको CEE बोलूंगा अगर कहीं पे भी लिखना रहा तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन? जिसको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है कि करके देना है, करके देना है। और कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसको काम करवाना है। अब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का भी हो सकता है, रोड का भी हो सकता है, डैम का भी हो सकता है, ब्रिज का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर क्या लिया हुआ है? बिल्डिंग। ये जो 50 लाख रुपए इनके बीच में डिसाइड हुआ कि ये देंगे, पे करेंगे, इस 50 लाख को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस 50 लाख को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तब मिस्टर एक्स को ये 50 लाख रुपए मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठेका मूल्य। 3 नाम मैंने अभी लिए। एक मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टी, और तीसरा मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो हमारे पिक्चर का हीरो कौन रहेगा? कॉन्ट्रैक्टर। हमको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है। बाकी कॉन्ट्रैक्टी कौन है? वो थर्ड पार्टी है, दूसरा आदमी है। हमको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी है। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के लिए करेंगे। क्लियर है मेरी बात समझ में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब काम पूरा होने के बाद इसको मिलेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। पे कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टी। मिलेगा किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अपने को क्या पढ़ना है? अब बात करेंगे कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग मतलब भाई ये तो जब काम पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। मान लो मिस्टर एक्स ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने में लग गया 45 लाख रुपए। तो 45 लाख रुपए जो लगा वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करने में कॉन्ट्रैक्टर को लागत आई, खर्चा आया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसको बोलेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। इतनी बात समझ में आई? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये हो गया प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट। तो हमको इस चैप्टर में इसी का काम करना है कि कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है तो उसको कितना खर्चा आ रहा है उसका हिसाब लगाना। हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं।
तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना कितना कहां कहां से खर्चा आ रहा है उसका हमको हिसाब लगाना, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका हिसाब लगाना। बस चैप्टर इसी में खत्म। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब समस्या यह है कि अगर इतना इजी रहता तो इसके लिए चैप्टर बनता क्या? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए अपने को इसको चैप्टर बना के दिया गया अपने लिए। देखो अब क्या होता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट्स को, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम क्या है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। चलो अभी इसके बारे में कुछ बताने के पहले मैं आप लोगों को इसका नाम पढ़ के क्या लग रहा है, आपके कॉमन सेंस से क्या मतलब होना चाहिए मेरे को पहले ही बताओ। चलो एक एक करके पूछ रहा हूं, आप बताओ वैष्णवी। हाँ और अगर कॉन्ट्रैक्टिंग और सेटिस्फैक्शन नहीं हो उसमें आधा पूरा अच्छे से लेके तो ठीक है, आप इमोशनल हो गए, आप बोलो। हाँ ये आपका बोलना है, ठीक है, आपका। हाँ हम्म, आप क्या बोल सकते हो अरुण? हाँ ठीक है, हाँ, आपका क्या बोलना है? हाँ हाँ अच्छा, आपका सुरेंद्र? आपका वैष्णवी? हाँ पैसे ज्यादा लग रहे हो मतलब सबके आंसर एक जैसे ही आ रहे हैं अभी। संजना, सुनीता और यूवी, क्या हो सकता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट? आप लोगों के जो भी आंसर आ रहे हैं ना सब इमोशनल आंसर है। अभी मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका एक्चुअल मतलब समझो क्या है। हम अकाउंटिंग करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर की, करते हैं कि नहीं? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसी फाइनेंशियल ईयर में चालू होके उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाएगा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर का टाइम ले लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। चालू तो इस साल हो गया, खत्म कभी और होगा। मतलब आप लोग इमोशनल जवाब क्या दिए कि भाई यहाँ पे काम पूरा नहीं किया, पैसा रोक दिया होगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा कॉन्ट्रैक्टी को। ये नाम पढ़ के सबको वही लगता है, आप लोगों को लग रहा है ऐसा बात नहीं है, सबको वही लगता है। जब भी मैं पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था तो मेरे को भी वही लग रहा था, लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम क्या है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे का नाम क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट मतलब जो विद इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होके विद इन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, ठीक है। और दूसरा इनकम्प्लीट का मतलब जो चालू तो इस फाइनेंशियल ईयर में होगा लेकिन खत्म कब होगा, किसी और फाइनेंशियल ईयर में। इतनी बात समझ में आ गई? अब लिख लेते हैं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स विच commence and ends within
सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इनकम्प्लीट मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच commence and end कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा होने में एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर लेगा। ठीक है, यहां लिख लो कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो अकाउंटिंग करने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट वाला है कि इनकम्प्लीट वाला है, क्योंकि दोनों ही केस में अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, अब हमको करना क्या इस चैप्टर में, हमको करना क्या इस चैप्टर में, हमको इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होता है, अच्छा आप लोग बचपन में फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स नाम का चैप्टर पढ़े हो? फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते थे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, और बैलेंस शीट। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर कोई ऐसी फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से भी पहले कौन सा अकाउंट बनाती थी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना, सबसे पहले उन लोग है ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली उनका ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही है। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स का ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही है। इसके अंदर से जो प्रॉफिट निकलेगा उसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट मानते हैं। ये प्रॉफिट जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाएगा? अपना बैलेंस शीट बनाएगा। मतलब आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फ्यूचर में किसी कॉन्ट्रैक्टर से पाला पड़ गया तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मानते हैं। उसके बाद फिर आप क्या बनाओगे? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। क्लियर है? फिर बाद में क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में हमको ये करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को मैं किसके इक्विवेलेंट मान रहा हूं? ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बराबर मान रहा हूं। ठीक है, नहीं मालूम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, नहीं मालूम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बोलते हैं ना लिंकेज कि भाई इसका मतलब क्या है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट अलग होता है। क्लियर है? अब आप लोग एक बात बताओ, क्या एक कॉन्ट्रैक्टर का किसी एक ही जगह कॉन्ट्रैक्ट का काम चलेगा कि अलग अलग जगह चल सकता है? अलग अलग जगह चल सकता है। तो जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे वो उतने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। इस जगह का अलग, उस वाले का जगह का अलग, उस जगह का अलग, ऐसा। आई बात समझ में? अब एक छोटी सी बात, वापस से छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं अपन। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहां पर दो लोग देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर और दूसरे देखने को मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और कॉन्ट्रैक्टी का मतलब क्या होगा? जो करवाता है काम। ठीक है, अब
कॉन्ट्रैक्टी को जितना रुपया पे करना पड़ेगा वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को जो खर्चा आएगा उस काम को करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसमें क्या जुड़ा हुआ रहेगा? प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहेगा। अगर कॉस्ट बड़ी हो गई और प्राइस कम हो गई तो क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? अब एक छोटी सी बात और है, जिस जगह पर काम चलता है ना कॉन्ट्रैक्टर लोगों का, जिस जगह पर काम चल रहा है उस जगह को हम बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं? साइट। सुने होंगे कॉन्ट्रैक्टर लोग को बात कर, कहां पर हो? भैया मैं साइट में हूं। जनरली यही बात करते हैं कि नहीं? तो साइट मतलब क्या है? साइट जहां पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, तो उन लोग कहां पर काम करते हैं? साइट में जाके काम करते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आगे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो उसी फाइनेंशियल ईयर में चालू होगा और उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा। लेकिन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चालू इस फाइनेंशियल ईयर में होगा लेकिन खत्म आने वाले किसी और फाइनेंशियल, मतलब जो एक साल से ज्यादा, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा का समय ले लेते हैं कंप्लीट होने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप लोगों के सिलेबस में अगर मैं 100% में अगर चीजों को डिवाइड करूं तो लगभग इसका जो पोर्शन है वो है 20% और इसका जो पोर्शन है वो कितना है? 80%। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे ना टोटल बनाने के, तो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट वाले हैं और 80% जो है किसके हैं? इनकम्प्लीट के लिए। ठीक है, अब तो हमको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी जो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवा रहा हूं वो इन केस ऑफ कौन सा करवा रहा हूं? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेट याद होना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मेट याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। चलो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं हर्ष आपसे कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या खर्च आएगा कॉन्ट्रैक्ट का काम करने के लिए? भाई अगर आपको मान लो बिल्डिंग बनाने का काम मिला, क्या क्या खर्चा करोगे आप? मटेरियल लाओगे, फिर लेबर को, और फिर किसको ले जाने का? बिल्डिंग को। तो मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ जाता है। और याद है ना अपन इसके पहले एक चैप्टर पढ़े थे इन्वेंट्री कॉस्टिंग। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट लेने के लिए अपन क्या जोड़ते थे? मटेरियल का ऑर्डर कॉस्ट भी जोड़ देते थे, कैरिंग कॉस्ट भी जोड़ देते थे। तो मटेरियल की जो प्राइस लेते हैं ना उसमें सब ले लेते हैं अपन, तो अलग से ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं जुड़ता है। उसके बाद हाँ, प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ रही है। जैसे बिल्डिंग बन रहा है तो मिक्सर मशीन आता है, छोटा सा प्लांट मशीनरी, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। और हाँ, क्रशर वगैरह, मतलब प्लांट मशीनरी बोल दिए तो उसमें सारी मशीनें आ गई। और क्या खर्चा हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों को? हाँ, लकड़ी वकड़ी का जो लेंटर वेंटर कराने में लगता है। और एक होती है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, एक होती है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनाने का मैंने कंस्ट्रक्शन का काम लिया, अब मैं तो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा हूं, तो मैंने यहां का इलेक्ट्रिक का काम किसको और को दे दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सब कॉन्ट्रैक्ट। पेंट कराने का काम मैं किसी और को दे दिया, प्लम्बिंग का काम मैं किसी और को दे दिया। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को मिला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से और एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए जो किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करके जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप ठेकेदारी। आई बात समझ में? तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए खर्चा होता है। क्लियर है? एक तो मटेरियल की कॉस्ट बोल लिए, दूसरा लेबर की कॉस्ट, तीसरा प्लांट मशीनरी का खर्चा, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा। ठीक है? और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं।
अदर एक्सपेंसेस और होते हैं। वेजेस मतलब लेबर का ही तो पेमेंट हो गया, अदर एक्सपेंस और होते हैं, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीजें। तो यही सारी चीजें अपने को यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखना ध्यान से, मैं कुछ बोल रहा हूं, यहां पर हम लेंगे पूरे एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में हम क्या लेंगे, पूरे खर्चे, जो जो हमको खर्चा लगा। यहां पर लेंगे हमारी इनकम, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्टी से क्या मिलेगा या फिर हमारा क्या बच गया। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्या करते हो, इधर परचेस और ये सब लेते हो कि नहीं, मतलब इधर खर्चा लेते हैं, फिर इस तरफ क्या लेते हो, सेल लेते हो। सेल माइनस परचेस करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। बस इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो बहुत ईजी है ये। देखो, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और आप लोग अगर मेरे साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिखना, लेकिन मेरे से 2-3 लाइन पीछे रहना। सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल, ठीक है, मत लिखो, बाद में लिख लेना। टू मटेरियल, मटेरियल परचेज्ड issued from stores transferred from other contracts। मटेरियल परचेज्ड, इशूड फ्रॉम स्टोर्स और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप लोग एक काम कर लो, लिखना है ना तो एक पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज से लिखना चालू कर दो ना, इतना ही तो मैंने लिखवाया है और कुछ थोड़ी है ये। हाँ चलो देखो, अब तो सबसे पहले मैंने एंट्री किसकी करी अभी, टू मटेरियल परचेस, नहीं टू मटेरियल की एंट्री करी कि कितने का मटेरियल लगा। तो मटेरियल जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के पास 3 जगह से आ सकता है। हाँ, यहां बैठ जाओ, 3 जगह से आ सकता है। पहला कहां से आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है मटेरियल जो है कहां से ला सकता है, खरीद कर, परचेस करके। दूसरा कहां से ला सकता है, स्टोर्स से। और तीसरा कहां से ला सकता है, अदर कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर होके आएगा। आई बात समझ में, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर वो मटेरियल नहीं है अवेलेबल तो खरीद के लाएगा। कभी कभी क्या होता है मालूम है, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है ना कुछ कुछ मटेरियल को अपने पास है ना रखे रहते हैं संभाल के। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर का स्टोर है ये, तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जब सस्ता मिलता है ना तो कॉन्ट्रैक्टर लोग बल्क में खरीद के रख लेते हैं, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। तो अगर उसके पास वो मटेरियल अवेलेबल है तो मार्केट से क्यों खरीदेगा, तो उसको कहां से लेकर आएगा, स्टोर से लेकर आएगा। आई बात समझ में, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर स्टोर से भेजेगा अगर वो मटेरियल है उसके पास तो, और नहीं होगा तो क्या करेगा, परचेस करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि वो मटेरियल है लेकिन स्टोर में नहीं पड़ा, किसी और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना उसका, उसी आदमी का कहीं और कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, वहां पर वो मटेरियल पड़ा है, तो उसको कहां से ट्रांसफर करेगा, उसको यहां से लेकर आ जाएगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करवा देगा। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास मटेरियल 3 जगह से आ सकते हैं। एक होता है कहां से, परचेज करके आएगा, उसके बाद इशू फ्रॉम स्टोर, और तीसरा ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, एकदम इजी इजी वर्ड है कि डिफिकल्ट लग रहा है समझने सुनने में, डिफिकल्ट है। हाँ, टू लेबर या फिर वेजेस। अब कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर लोगों को पेमेंट करेगा तो उसको अल्टरनेटिवली कभी लेबर वर्ड यूज करते हैं और कभी कभी क्या वर्ड यूज करते हैं, वेजेस। कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहोगे तो लेबर की अमाउंट के साथ आप लोगों को आउटस्टैंडिंग वेजेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ये ऐड करोगे और अमाउंट डाल दोगे बाहर। आई बात समझ में, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। कौन से बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, एक्रूअल बेसिस। क्या बोलता है एक्रूअल बेसिस, आप बता सकते हो अभिनव। देखो एक्रूअल बेसिस क्या होता है
कि आपने इस साल में जितना काम करवा लिया लेबर लोगों से, मान लो 50,000 रुपए का काम करवा लिया इस साल में, भले ही पेमेंट आपने इस साल 40,000 का किया है, 10,000 आप नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में करोगे, तो जब आप लेबर की एंट्री करोगे, वेजेस की एंट्री करोगे, तो कितने रुपए की करोगे? 40,000 तो पेड आएगा कि इतने रुपए का आपने कैश दिया, और 10,000 रुपए क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लिखोगे। अरे जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। हाँ नहीं, ये यहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से प्लस होगा, और जब हम इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा, क्योंकि पेमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूं ना, तो आप लोगों को कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट याद रखोगे ना, ऑटोमेटिक सारी चीजें आप लोगों को उसी फ्लो में कर देना है। आई बात समझ में? तो टोटल लेबर का अमाउंट हम यहां पर ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, टू प्लांट। टू प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल राइस मिल सुने हो ना, राइस मिल। राइस मिल कोई मशीन है कि कोई प्लांट है? भिलाई स्टील प्लांट कोई एक मशीन है कि प्लांट है? मशीन मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम करने वाली मशीन, जैसे मोटर हो गया, है ना। और प्लांट अगर बोलोगे तो बहुत सारी मशीनों का कॉम्बिनेशन जो किसी एक पर्पस में लगा हुआ है। जैसे राइस मिल बोल लो, वहां पे कन्वेयर बेल्ट रहता है, मोटरें लगी रहती है, फिर एक फिल्टर लगा रहता है, छन्नी लगी रहती है, फिर एक क्रशर होता है और एक पॉलिशर होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी मशीन को जब मिला देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब हम कोई मशीन का यूज करते हैं तो उसको अपन प्लांट के नाम से ही लेंगे। आई बात समझ में? अब प्लांट है ना, आप लोगों को दो टाइप का प्लांट देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कितने टाइप का प्लांट देखने को मिलेगा? दो। एक होता है जनरल प्लांट और दूसरा होता है स्पेसिफिक प्लांट। एक कौन सा प्लांट होगा? जनरल, और दूसरा होता है स्पेसिफिक या स्पेशल प्लांट बोल सकते हो। दोनों में क्या फर्क होगा, नाम से क्या लग रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसका अलग अलग जगह ठेका चल रहा है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, एक ऐसा प्लांट बनाया है जो सिर्फ उसी और उसी ही कंस्ट्रक्शन में यूज होगा। जब वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो प्लांट भी खत्म, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरी जगह यूज भी नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर उसी कॉन्ट्रैक्ट में ही यूज होने वाला है। और जनरल प्लांट किसको बोलेंगे? जो यहां यूज कर रहे हो, फिर वहां यूज कर रहे हो। फिर जैसे सीमेंट मशीन, जैसे बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट मिक्सिंग मशीन मंगवा लिए मान लो, तो वो क्या सीमेंट मिक्सिंग मशीन जो है मिक्स करेगी सीमेंट, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर वो दूसरी जगह जहां जरूरत पड़ेगी वहां भेजेंगे। तो यहां पर क्या होता है, स्पेशल प्लांट जो होती है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और जनरल प्लांट होती है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो यहां पर मैंने प्लांट लिखा है ना, तो प्लांट के आगे मैं क्या लिख रहा हूं? स्पेशल प्लांट। उसकी अपने को क्या लेनी है? कॉस्ट लेनी। क्या लेनी है? कॉस्ट। टू जनरल प्लांट, यहां पे क्या लेना है? डेप्रिसिएशन लेना है, या फिर क्या लेना है? उसका रेंट लेना है। अगर खुद का होगा कॉन्ट्रैक्टर का तो डेप्रिसिएशन लोगे, और किराए का होगा तो क्या लोगे? रेंट लोगे। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? मटेरियल। मटेरियल कहां से आ सकते हैं? तीन जगह से, परचेज करके, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट और इशू फ्रॉम स्टोर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या लेंगे? लेबर। लेबर को वेजेस के नाम से भी जानते हैं, उसमें आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो ऐड कर लो और उधर ले लो। उसके बाद बात करेंगे किसकी? प्लांट की। तो प्लांट दो टाइप का हो सकता है, एक होता है जनरल प्लांट और एक होता है स्पेसिफिक प्लांट। तो जो स्पेसिफिक प्लांट होगा उसकी अपने को क्या लेनी है? कॉस्ट। कितने का प्लांट था पूरा ले लो। और जनरल प्लांट होगा तो उसका क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन लेंगे या फिर रेंट लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो हमेशा प्लांट को क्या मानना? स्पेशल मानना।
क्वेश्चन अगर मैं लिखवाऊंगा सब नोट्स में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा प्लांट को क्या मान के चलेंगे, स्पेशल प्लांट मान के चलेंगे। आगे, टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मतलब वो कुछ भी नाम से दे सकता है, ओवरहेड्स दे देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देगा, वो कुछ भी नाम दे सकता है। तो अदर एक्सपेंस दिया है तो यहां पर ले लो, यहां पर उसको ऐड करना आउटस्टैंडिंग, अगर है तो ऐड करोगे, और प्रीपेड अगर है तो माइनस कर देना और अमाउंट बाहर निकाल देना। क्लियर है? तो ये मैंने अभी एंट्री करी। अदर एक्सपेंस वो कुछ भी नाम से दे सकता है, ओवरहेड, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख कर दे सकता है। देखो अब अपन बात करेंगे क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में अब अपन लिखेंगे बाय मटेरियल। अब लिखेंगे अपन क्या, बाय मटेरियल। इस तरफ मटेरियल अपन लिखे थे तो किस लिए लिखे थे, मटेरियल कहां कहां से आया, और अब इधर मटेरियल कहां कहां गया, तो मटेरियल जा रहा है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल कहां कहां जा रहा है, आया डेबिट, गया क्रेडिट, गया या फिर बच गया। तो सबसे पहले अब कहीं और से मटेरियल आ सकता है हमारे पास, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से जा भी तो सकता है कहीं और पे, तो लिखोगे यहां पे मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मटेरियल जो किसी और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल सोल्ड, मटेरियल सोल्ड क्या हो गया अभिनव, 3 इडियट पिक्चर वाला फीलिंग आ रहा है क्या आपको, क्यों मुस्कुरा रहे हो बोले बहुत दिन से सपना था मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ने का, आज पढ़ रहा हूं। मटेरियल सोल्ड, ठीक है, मटेरियल हम बेच रहे हैं ना, वो मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, इसकी अपने को यहां पर कॉस्ट लेना है ना। यहां पर मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, लिख देता हूं, कौन सा, नहीं, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आया? अब इसके बाद लिखेंगे मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। क्लियर है? मटेरियल एट साइट का मतलब क्या होगा, देखो एक तो मटेरियल हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया तो मटेरियल हमारे पास से गया, दूसरा मटेरियल हमने बेच दिया तो मटेरियल हमारे पास से गया, और मटेरियल बच गया, लगाए थे 10,000 किलो, 1500 किलो बच गया, तो जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल एट साइट। अच्छा, मटेरियल सेंट टू साइट और मटेरियल एट साइट, ये दोनों एक ही होगा कि अलग अलग मतलब होगा इसका? मैं 2 नाम लिख रहा हूं, बताना मेरे को, मटेरियल एट साइट और मटेरियल सेंट टू साइट, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, आना, मटेरियल का आना और मटेरियल, देखो यहां पर बच्चे लोग है ना, मटेरियल को देखते हैं और साइट वर्ड को बस देखते हैं, ये 2 वर्ड को देखते हैं, बोलते हैं दोनों एक ही चीज है,
ऐसा नहीं है भैया, मटेरियल सेंट टू साइट का मतलब होता है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। मटेरियल सेंट टू साइट मतलब मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, और मटेरियल एट साइट मतलब मटेरियल का बच जाना, काम पूरा हो गया मटेरियल इतना बच गया। आई बात समझ में? लेकिन दोनों एक ही समझ लेते, नहीं मालूम क्यों। उसके बाद लिखेंगे बाय प्लांट। बाय क्या लिखेंगे? प्लांट। बाय स्पेशल प्लांट। सुनो मेरी बात, प्लांट मैंने बताया था कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, एक होगा जनरल और दूसरा होगा स्पेशल। तो जनरल प्लांट का सिर्फ यहां पे डेप्रीशिएशन और रेंट ले लो और छोड़ दो, उसके आगे उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर प्लांट कौन से नेचर का है? स्पेशल नेचर का है, तो यहां पर क्या लोगे? उसकी कॉस्ट, और यहां पर फिर उसका अपने को है ना प्लांट करके यहां पर लिखना भी पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो, प्लांट रिटर्न्ड टू स्टोर्स। प्लांट जो है रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया, ठीक है। स्टोर्स वर्ड नहीं आएगा, स्टोर्स वर्ड यहां पे सही नहीं है, प्लांट रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट सोल्ड, एक मिनट यहां पर सबके सामने स्टार स्टार लगाते जाना ना। प्लांट रिटर्न, उसके बाद लिखना प्लांट सोल्ड, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ले लो। अमाउंट बाहर। अच्छा एक और लाइन आएगी, मैं गलत नहीं लिखा उसको, लास्ट लिखना प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, तब अमाउंट बाहर लिख दो। जितना मैं स्टार बना रहा हूं ना उसके सामने मतलब कुछ ना कुछ वर्किंग नोट या नोट्स अपन लिखेंगे, अभी उसके बारे में डिटेल मेरे को कुछ बताना है। प्लांट एट साइट, इतनी बात समझ में आई? तो देखो मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या लिख लिया। एक तो मटेरियल टू लेबर टू स्पेशल प्लांट टू जनरल प्लांट टू अदर एक्सपेंसेस, ये सब ले लिया। ये डेबिट साइड वाले आइटम थे। क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिया? बाय मटेरियल, और मटेरियल कहां कहां गया, कितना बच गया वो। अब अपन ने लिखा है बाय स्पेशल प्लांट। स्पेशल प्लांट मतलब कितने का प्लांट आपने वापस कर दिया। लाए थे 1 लाख रुपए का प्लांट, 10,000 का प्लांट क्या कर दिए? वापस कर दिए। जरूरत नहीं पड़ी होगी तो वापस, या फिर प्लांट हमको जरूरत नहीं थी या फिर कोई खरीद रहा था तो हमने क्या कर दिया? प्लांट को बेच दिया, हो सकता है बेच दिया। उसके बाद प्लांट हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। या फिर प्लांट जो है लास्ट में कितने का बच गया, तो जो प्लांट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एट साइट बोलेंगे। तो जहां जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं ना मतलब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। जहां जहां पे स्टार लगवा रहा हूं वहां पर उसकी वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है प्लांट या मटेरियल का लॉस हो जाता है, कोई चोरी करके ले गया या मटेरियल वेस्ट हो गया या फिर आग लग गई, कुछ ना कुछ कारण हो जाता है ऐसा जिसके कारण प्लांट या मटेरियल का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखोगे लॉस।
लॉस कहां कहां से हो सकता है? लॉस ऑफ मटेरियल, ठीक है। दूसरा लॉस ऑफ प्लांट, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो दिया रहेगा क्वेश्चन में। तीसरा लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल और प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल और प्लांट। प्लांट या मटेरियल को बेचने पर क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उसकी एंट्री यहां पर करेंगे। और यहां पर लिख लेना लॉस ऑफ मटेरियल, यहां पर लिखना कॉस्ट, यहां पर लिखना कॉस्ट। यहां पर आप लोगों के समझने के लिए एक वर्ड लिख दूं क्या? ड्यू टू फायर या फिर थेफ्ट, ऐसा करके, कि जरूरी नहीं है। देखो ये दोनों जो लॉस हुआ है ना प्लांट और मटेरियल का, क्यों लॉस हुआ है? चोरी या आग लग जाने के कारण, है ना, या फिर और कुछ वेस्टेज जो भी होने के कारण लॉस हो गया। तो वहां पर अपने को क्या लेनी है? उसकी कॉस्ट लेनी है। लेकिन यहां पर जो लॉस हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? बेच रहे हो इसलिए लॉस हो रहा है। तो बेचते हैं तो लॉस कैसे होगा? ज्यादा में खरीदे होंगे, कम में बेच दे रहे हो, इसलिए लॉस हो गया। क्लियर है? तो ये जो दो लॉस मैंने लिखा है वो अलग अलग पर्पस के लिए लिखा है। एक लॉस जो है चोरी वोरी हो जाने के कारण, आग लग जाने के कारण हुआ है, और दूसरा वाला जो लॉस हुआ है वो किस लिए हुआ है? सेल वेल होने के कारण हुआ है। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ होगा, मटेरियल को बेचने वेचने के कारण, प्लांट को बेचने वेचने के कारण प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो जब लॉस हुआ तो हमने उसकी एंट्री किस तरफ करी? क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट हो गया तो एंट्री किस तरफ करोगे? डेबिट साइड में। तो वही एंट्री में अभी डेबिट में ऐड करने वाला हूं। यहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल और प्लांट। ये अमाउंट बाहर निकाल देना, क्योंकि चोरी होने से अगर मटेरियल जा रहा है या फिर प्लांट जा रहा है तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? सेल के केस में हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो फॉर्मेट याद रहेगा कि भूल जाओगे? उसके बाद लास्ट में अपन यहां पर लेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। क्या लेंगे? एंट्री होगी किससे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की अमाउंट से। फिर लास्ट में आप क्या करोगे? अकाउंट बंद करोगे। अकाउंट बंद करेंगे मतलब दोनों साइड का टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे। ठीक। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में आपको। और अगर लॉस आ रहा है तो यहां पर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मैंने फॉर्मेट लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेट अलग बनता है, ठीक है, अलग बनेगा फॉर्मेट। तो संजना, सुनीता, यूवी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया पूरा? जिसने जिसने नहीं लिखा है नोट कर लो भाई जल्दी से।
हाँ पीडीएफ दूंगा ना भाई। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, यहां पर जो यहां पर जो मैंने लिखा है ना, स्टार बनाया है, ये स्टार को मिटा के यहीं पर एक छोटा सा नोट लिख दे रहा हूं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एज्यूम, नहीं यही लिख देना आप लोग भी, एज्यूम प्लांट एज स्पेशल प्लांट। If question is silent, then assume प्लांट एज स्पेस। तो वहां से मैंने एक स्टार हटा दिया, ठीक है। कहां पर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जो प्लांट है उसको हमेशा क्या मानोगे, स्पेशल प्लांट मानोगे। चलो इसका पहले फोटो लेना है तो ले लो, दे दूंगा ना मैं। आगे बढ़े आप, आगे बढ़ जाए आप अपन। चलो देखो, अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मतलब। ये सारी जो चीजें लिखी हुई जहां जहां मैंने स्टार लगाया है, इन सब चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सबसे पहला लिखो मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट से क्या समझते हो? जो मटेरियल साइट में बच गया उसको अपन क्या बोलेंगे, मटेरियल एट साइट बोलेंगे। सिंपल सा इसका फंडा है, ध्यान से सुनो। दो कंडीशन है यहां पर, मटेरियल एट साइट, नहीं कैसे लिखो इसको, हम्म, if not given in question, if not given in question, then no need to कैलकुलेट। बस कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को, क्योंकि यहां पर क्या है, मटेरियल एट साइट लिखा ना मैंने, एक बात आएगी प्लांट एट साइट की। अगर क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में प्लांट एट साइट नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लोग जब एट साइट वाली बात आ जाती है ना तो कंफ्यूज होते हो कि मटेरियल एट साइट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
मटेरियल एट साइट के बाद क्या था? प्लांट रिटर्न। प्लांट रिटर्न क्या समझते हो इससे? प्लांट वापस कर दिया गया तो क्या करोगे इसका? प्लांट रिटर्न का क्या करोगे? प्लांट रिटर्न का मतलब होता है कि जो प्लांट आपने डाला, यहां पर बात सिर्फ किसकी हो रही है? स्पेशल प्लांट की हो रही है। तो उसकी कॉस्ट से अपन यहां पर क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, जो प्लांट इशू हुआ है वो। और जो प्लांट काम नहीं आया उसको हमने वापस कर दिया, तो उसकी अमाउंट अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, प्लांट रिटर्न की अगर अमाउंट नहीं दी हुई है तो यहां पर लिखोगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न। कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न लेस depreciation for the period used यह आ जाएगा प्लांट रिटर्न। ये वाली अमाउंट को हमको कहां लेना है? अकाउंट में लेना, डेप्रीसिएशन माइनस कर। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन के लिए एक ऐसी बात है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ डेट ऑफ इशू एंड रिटर्न इज नॉट गिवन, then no depreciation should be charged। दूसरा, give importance to word per annum with rate of depreciation। याद है ना कि डेप्रीसिएशन के रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड दिया रहता है तो क्या करते हैं, और पर एनम वर्ड नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं? पता है कि नहीं पता? 12 महीने में लगाते हैं तो परसेंट। अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो मटेरियल यूज हुआ है, सॉरी वो प्लांट यूज हुआ है, 6 महीना तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, 9 महीना तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। कब? जब वर्ड कौन सा दिया रहेगा? पर एनम। और जब वर्ड पर एनम नहीं दिया है तो हमेशा डेप्रीसिएशन कितने का लगेगा? साल भर का लगेगा। और अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो उस केस में डेप्रीसिएशन नहीं लगाना ही नहीं है डेप्रीसिएशन। क्लियर है? तो प्लांट रिटर्न की अमाउंट इस तरीके से आएगी भाई, याद है? याद रहेगा? नेक्स्ट, गिव इंपॉर्टेंस टू वर्ड पर एनम with rate of depreciation। हो गया? चलो देखो नेक्स्ट, प्लांट सोल्ड। प्लांट सोल्ड का तो क्या लेना है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई इतने रुपए में प्लांट को बेचा, तो जितना रुपए में बेचा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट,
प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूं, बस क्या करने वाला हूं, सेम है सेम, बस यहां पे रिटर्न के बदले में क्या वर्ड डाल दूंगा, ट्रांसफर डाल दूंगा। तो मैं ऐसा कर दूं तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, रिटर्न या फिर यहां पर ऑब्लिक करके ट्रांसफर लिख दूं, तो डबल डबल लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। हो गया। चलो अब अपन बात करेंगे किसकी, प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ प्लांट एट साइट ही कैलकुलेट करना आ जाए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग नोट। देखो मैं लिख रहा हूं, प्लांट एट साइट। अच्छा, प्लांट एट साइट जो हम निकालेंगे जनरल प्लांट के लिए निकालेंगे कि स्पेसिफिक प्लांट के लिए निकालेंगे? जनरल की तो सिर्फ डेप्रिसिएशन या फिर किराया ले लेते हैं, ये जो निकल रहा है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक प्लांट के लिए। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड। सबसे पहले क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड लेस कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न या फिर ट्रांसफर्ड, कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस्ट, ये सबको माइनस करो। माइनस करने के बाद आएगा बैलेंस प्लांट, फिर माइनस करोगे यहां पे डेप्रिसिएशन, हेलो हेलो, हाँ भैया मैं 10 मिनट में लगा रहा हूँ ना फोन आपको। हाँ डेप्रिसिएशन, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट एट साइट। एकदम लॉजिकल फॉर्मेट है, कुछ नहीं है। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड, कितने का प्लांट आपने इशू किया, लगाया मतलब, माइनस कितने का प्लांट आपने वापस कर दिया, बेच दिया या फिर नुकसान हो गया उसका। तो सबका देखना यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, कॉस्ट 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 ऑफ प्लांट इशूड माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट रिटर्न और ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ प्लांट लॉस्ट। ये सब माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, बैलेंस प्लांट बचेगा। फिर जो बचा हुआ प्लांट है उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, डेप्शन लगाओगे, जो बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लांट एट साइट। ये वाली अमाउंट वहां लेना है। आया समझ में? इस तरीके से अपने को प्लांट एट साइट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब लॉस ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, 2 स्टार और लगा देता हूं। अच्छा लगा हुआ स्टार,
लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस, अब मटेरियल में डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है, डेप्रिसिएशन मटेरियल में थोड़ी लगेगा। हाँ, तो लॉस ऑफ मटेरियल निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो लिखवा दूंगा अभी। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कैसे निकलेगा? नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन लगाए, हाँ। लॉस आएगा, क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट आएगा। लॉस ऑन, देखो यहां पर है ना, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। इधर देखो मैं लिखवा रहा हूं, तो यहां पर मैं सिर्फ लॉस की कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस दोनों की करवा रहा हूं। यहां पर लोगे सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल लेस कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल ये दोनों माइनस करो, ये जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? अगर अमाउंट प्लस में आ गया और माइनस में आ गया तो प्लस में आया तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट। और माइनस में आया तो क्या बोलोगे? लॉस। क्लियर है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ प्लांट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्लांट या सेल प्राइस ऑफ प्लांट लेस डेप्रिसिएशन लेस कॉस्ट ऑफ प्लांट। एक मिनट रुक जाओ, मत लिखो, एक मिनट रुक जाओ। कॉस्ट ऑफ प्लांट लेस डेप्रिसिएशन लेस सेल प्राइस। मैं ऊपर इसलिए लिखा दिया था कि आप लोग प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाओ। यहां पर अगर अमाउंट प्लस में आ रहा है तो लॉस होगा और माइनस में आएगा तो प्रॉफिट। यहां पर कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना कि मैं उसको चेंज करवा दूं कि यहां पर प्लस में प्रॉफिट लिए माइनस में लॉस नहीं है, यहां पर प्लस में लॉस लिए माइनस में प्रॉफिट लिए, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? क्योंकि यहां पर पहले हमने क्या लिया? सेल प्राइस लिया, बाद में कॉस्ट लिया। यहां पर हमने पहले कॉस्ट लिया, बाद में सेल प्राइस लिया। जब भाई बड़े में छोटा घटाओगे तो आंसर प्लस में आएगा, जब छोटे में बड़ा घटा दोगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये उल्टा हो जाने के कारण इसलिए यहां पर प्लस और माइनस का लॉस और प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? बाकी इसको अगर मैं सेल प्राइस को ऊपर कर दूं, चलो एक काम करता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो करके रुक जाओ, मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं। सबसे पहले लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ मटेरियल है सेल प्राइस ऑफ सॉरी प्लांट, सेल प्राइस ऑफ प्लांट लेस
कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड माइनस डेप्रिसिएशन यहां पर जो अमाउंट आएगी इसमें आप प्लस माइनस देख लेना, क्योंकि प्लस माइनस में मेरे को मालूम है आप लोग कंफ्यूज होंगे बाद में। प्लस माइनस, प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस। क्लियर है? प्रॉफिट, हाँ ठीक है ना, मैंने उल्टा कर दिया ना फॉर्मेट। ठीक है, तो अब देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितने भी स्टार बनवाए थे आप लोगों को सबका मैंने नोट लिखवा दिया। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इसके ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को कल ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर अपन चालू करेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोगों का वर्क ये है आज की क्लास का कि ये जो मैंने लिखवाया है इसको याद करके आना है और कॉपी में छाप के आना है। ठीक है,